आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसका शाखसाना आज लाहौर के लोहारी गेट के करीब धमाके का शाखसाना है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए और 25 से जायद अफराद जख्मी होने की इत्तला मिली। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अपोजिशन के लीडरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा ने भी इस धमाके की मजम्मत की। लेकिन सवाल ये कि कुछ दिन पहले जब मुल्की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार को एक गोली मारकर शहीद किया गया, तो मौजूदा वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था कि पुलिस पर हमला इशारा है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी शुरू हो गई है। और जब पहले से एक थ्रेट मौजूद था, जो कि आज वो कह भी रहे थे कि जी 4 बड़े शहरों के अंदर हम जो है वो 5 बड़े शहरों के अंदर मुतालिक रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जब थ्रेट मौजूद था, रेड अलर्ट था, तो इसके अलावा शहरों की इंतजामिया को क्यों नहीं उस तरह से प्रिपेयर किया गया या बताया गया कि किसी किस्म का हमला जो है दहशतगर्दी का, उससे किस तरह से निपटना है। वजीर दाखिला शेख रशीद से बयान तक महदूद क्यों रह गए हैं? मुल्क में अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए कौन आगे आएगा? क्या आज के धमाके के बाद भी वजीर दाखिला किसी और इशारे के मुंतजर है? सवाल यह है। बाकी सब चीजों में तो ये हुकूमत नाकाम नजर आई है बकौल अपोजिशन के अवाम के। लेकिन क्या मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी काबू में नहीं आ पा रहे? ये भी सवाल है। दूसरी तरफ मिनी बजट के असरात भी आना शुरू हो गए हैं। मिनी बजट जिसके बारे में कहा गया था कि जिसके असरात डायरेक्टली आवाम तक नहीं पहुंचेंगे, तो इत्तला ये है हुकूमत के लिए कि आज 150 से जायद अशिया खुर्दनोश की चीज़ों पे जो आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, उसमें इजाफा देखने को आया है। लोग गुर्बत, बेरोजगारी से तंग हैं, परेशान हैं, नाला हैं। ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने उनका जीना मुहाल करके रख दिया है। तो सवाल ये है कि लोग किस तरफ जाएं, क्या करें? और जो दावे और वादे इस हुकूमत के थे वो तो धरे के धरे नजर आते हैं। बहरहाल इस सारी सिचुएशन पर आज बात करूंगी। दीगर चीजें भी हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू आज हम करेंगे। मैं अपने पैनल की तरफ जाती हूँ जी। सबसे पहले स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब। मैं पीपल्स पार्टी साहब को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रही हैं शजा फातिमा ख्वाजा MNA मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शजा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं ज़रा हुकूमत की तरफ चले जाती हूँ, क्योंकि आज का बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, दहशतगर्दी का वाक़या है। और जो मौजूदा इस वक्त वज़ीर दाखिला है हमारे शेख रशीद साहब, उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, वो एक ज़िम्मेदार शख्स स्टेटमेंट इस तरह का कैसे दे सकता है जब इस तरह का मामलात हों, पहले से थ्रेट मौजूद हो। इस्लामाबाद वाले वाक़े पे जिस तरह की बात उन्होंने कही, शौकत बसरा साहब, शेख रशीद साहब की परफॉर्मेंस से आप लोग क्या जो है वो मुतमईन है? क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है उससे तो नजर आ रहा है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, उस तरह के स्टेटमेंट्स बड़े गैर संजीदा लग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो रिदा बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और अल्लाह जी शौकत बसरा साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आपको आवाज आ रही है? जी शौकत बसरा साहब, अब आ रही है आपकी आवाज, बीच में चली गई थी। मैं ये कह रहा था रिदा जी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी सबसे पहले तो ये लोग फौत हुए हैं इस ब्लास्ट में, अल्लाह पाक शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। जो जख्मी है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, दूसरे मामला तो वो हुकूमत का अपना फर्ज होता है। और अल्लाह का बहुत फजल और करम रहा कि काफ़ी ये जो दहशत गर्दी के मामला थे पाकिस्तान में, हमारे ख्वाजे पाकिस्तान ने, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने अपनी जानों के नजराने पेश करके काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर लिया और हालात बहुत बेहतर हो गए थे। ये जो 2 वाक़यात हुए हैं ऊपर नीचे, एक इस्लामाबाद के अंदर और एक ये जो पब्लिक प्लेस का हुआ है, ये बहुत ही अलार्मिंग और बहुत अफसोसनाक है। डेफिनेटली हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है
और जाहिर है हुकूमत ने अपनी, मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहला फर्ज ही हुकूमत का अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। और ये बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि दुश्मन, जो पहले आपको याद है कि कोई ऐसी जगह महफूज नहीं थी जहाँ पर धमाके नहीं हो रहे थे, सुसाइड बॉम्बर नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने कोई 80-90 हज़ार जानों की कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ी कीमत अदा की है हमने इस अमन के लिए। तो कोई सूरत ऐसी नहीं है कि हम ये अमन को बर्बाद होने दें। हम ये जो मुल्क दुश्मन है या वो जो लोग इस वक्त हमारे दोबारा से कुछ साफबंदी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे, इनके साथ लड़ेंगे। हमारी कौम बड़ी बहादुर कौम है और इसमें मैं फिर कहता हूँ कि ये बहुत अलार्मिंग है। जान एक जाए, ये वो जान जाहिर है किसी की भी हो, तो हुकूमत के लिए तो एक जान भी बहुत कीमती है। यहाँ तो लाहौर इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हो गया, अब यहाँ पे वाक़या हो गया, तो रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है हुकूमत की तरफ से। जहाँ तक शेख रशीद साहब की आपने बात की, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, ये जो सुइसाइड बॉम्बर हैं या ये जो लोग दहशत गर्दी करते हैं, सबसे पहले अपनी जान हथेली पे रखते हैं। वो सबसे पहले आप अपने आप को वो पेश करते हैं मरने के लिए। तो शेख रशीद साहब एक तजर्बाकार पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव सियासत में भी देखे हैं, बहुत सारे मुल्की हालात भी देखे हैं। इस वक्त मेरा कुछ नहीं, तो ये तो इस वक्त हमारी जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा तजर्बाकार हमारे पॉलिटिकल आदमी हैं। इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो दुश्मन है उसको कभी नहीं ये भारा कि पाकिस्तान में अमन वापस क्यों आ गया है। तो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, इसके ताने बाने जब चीजें सारी निकलेंगी तो आपको ताने बाने हमारे दुश्मन के साथ जाके मिलेंगे इसके। लेकिन हमें इसके ऊपर अब मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने हर जगह पे रेड अलर्ट किया है और हाई अलर्ट किया है, तो उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है ताकि आइंदा कोई इस किस्म का वाकया ना हो। अच्छा चले, मैं सेंटर महमूदीन शौकीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये वाकया हो गया, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है, मेरा सवाल फिर वो ये है कि दारुल हुकूमत में जब कोई वाकया हुआ और दहशतगर्दी से खुद मौजूदा वजीर दाखिला साहब उसको रिलेट करते हैं और वो खुद इंदियाह देते हैं कि इस तरह का मामला है। और अब ये आज का जो वाकया होना अफसोसनाक, डेफिनेट सी बात है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है क्योंकि लोगों की जानें चली गई हैं इसके अंदर। तो फिर आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत को मजीद इंतजाम करने चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं भी जो है दुख का इजहार करूँगा कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत बड़ा जो है सानिया है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखें, जहाँ तक आपने ख़ुद कहा कि रेड अलर्ट जो है वो था ऑलरेडी और हुकूमत को जो है इस पर सीरियस लेना चाहिए था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत जो है वो उसने जो गुज़िश्ता दिनों जो है जिस तरह स्टेट की रिट को कायम करना चाहिए था और उन्होंने जो है स्टेट की रिट को कायम नहीं किया और ये एक मैसेज दिया कि जी कोई भी कुछ कर ले, हम जो है वो मतलब ये कि कुछ नहीं करेंगे। तो ये इस बात की जो है दलील है और हमें जो है और इस तरह के जो है मतलब चीज़ों से महफूज रहना चाहिए। हुकूमत को सख्त इंतज़ामात करने चाहिए। माजी में भी इस तरह हुए हैं, लेकिन उसकी बड़ी जो है वो मतलब ये है कि बड़ी रोकथाम जो है वो की है हुकूमतों ने। और इस तरह की जो है वो मतलब ये कि अगर पहले से आपको अगर पता हो तो इस तरह के इंतज़ामात को करना चाहिए। गवर्नमेंट की रिट को जो है कायम रखना चाहिए, कोई भी हुकूमत हो। इस वक्त मौजूदा जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो तो मेरी नज़र में एक ऐसे शख्स हैं जो हर गाड़ी में सवार हो जाते हैं। तो अब उनको जो है वो मतलब ये कि किस हद तक इन्होंने इन अलर्ट्स को जो है वो सीरियस लिया था नहीं लिया था, ये तो जो है बहरहाल मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और हमें इस तरह के वाक़यात से जो है बचाए रखे। ठीक है, आमीन। शज़ा की तरफ जाऊंगी। शज़ा, आपको आवाज़ आ रही है? शज़ा, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी शज़ा, यकीनी तौर पे आज एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में जो हुआ है, दहशतगर्दी के वाक़यात इस तरह के किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत की परफॉर्मेंस को और रेट को आप कैसे देखती हैं, ख़ास तौर पे जबकि पिछले दिनों इस्लामाबाद में जब वाक़या होता है और ख़ुद वज़ीर दाखिला दहशतगर्दी के हवाले से बताते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जो लोग इस वाक़ये में शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और जो लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता करें। देखिए, बात ये है कि ये वन ऑफ वाक़या नहीं है, ये तो लाहौर में हुआ है तो इसका हाइप भी क्रिएट हुई है।
मगर पिछले 48 घंटे में टीटीपी तकरीबन 7 ऐसे वाकयात जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में उसको एक्सेप्ट कर चुकी है और एडमिट कर चुकी है। सही। तो ये जो एक दहशतगर्दी की लहर है जो हमारे 5 साल दौर में, जब हम आए थे तो तकरीबन रोज का एक से ज्यादा वाकया था पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का होता था, कहीं छोटा कहीं बड़ा। और 5 साल के अंदर पाकिस्तान क्योंकि माशी तौर पे भी एक स्ट्रॉन्ग कुव्वत बन गया था और पॉलिटिकल विल जो थी वो मौजूद थी, तो इन दोनों चीज़ों की मदद से जो है वो पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ, एक रद्दुल फसाद लड़ी और एक ज़रबे अज़ब लड़ी। और हमारी हिफाज़त पाकिस्तान जो हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उन्होंने 5 सालों के अंदर जो पॉलिटिकल डिसीजंस को फॉलो करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत के अंडर और अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से, इन दोनों जंगों के लिए हमने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, हमने अपनी मईशत के बलबूते पे 99% जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान से खत्म कर दी। इस मुल्क के किसी भी शहरी से पूछ लें, बसरा साहब से ही पूछ लें कि 2013 में क्या हालात थे दहशतगर्दी के और 18 में क्या हालात थे, और अब आप फिर पूछ लें कि 18 में क्या हालात हैं और आज 2022 हो गई है उसमें क्या हालात हैं। तो वो जो एक दहशतगर्दी की लहर है वो हमें वापस आती हुई नजर आती है। देखिए इसकी क्या वजूहात हैं। जब 2018 के अंदर जब ये सारी दहशतगर्दी की भी हमने मसला हल किया, पाकिस्तान का हमने इकोनॉमी का मसला हल किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हल किया, हम इस मुल्क के अंधेरों को हमने ख़त्म किया, 22 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म किया, ये सारी पॉलिटिकल विल के मामलात होते हैं। और पिछले 3 सालों में जब आपकी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स जी बात नहीं है, अमेरिका आपको फोन नहीं करता, भारत आपका फोन नहीं उठाता, मतलब इस तरह के मसाइल बेसिक हमें हैं, यूएन में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता। बात ये है कि और आज के दौर में माशी तौर पे तबाह है, आप समझ लें कि वो एक कमजोर मुल्क है। आजकल जंगें जो हैं वो मईशत की बेसिस पे लड़ी जाती हैं, लोग आपके साथ तब खड़े हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, मईशत जो है वो तबाह हो गई है, आपकी पॉलिटिकल बिल आपको नजर नहीं आती, वो एक अजीब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विंडिक्टिव किस्म के लोग हैं। जो इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी मीटिंग हो रही थी वजीर आजम की, वो शरीफ खानदान पे हो रही थी, वो बॉम्ब ब्लास्ट पे नहीं हो रही थी, आप टीवी पे टिकर पढ़ लें। तो जब पॉलिटिकल विल इस किस्म की हो, मईशत तबाह हो गई हो, फॉरेन पॉलिसी आपकी खत्म हो गई हो, तो फिर आप अंदरूनी तौर पे इतने कमजोर हैं कि आपके जितने फ्लॉज हैं, जितनी फॉल्ट लाइंस हैं, क्रैक्स हैं, वो वाजे होते हैं। और ये जो वाकयात हैं ये वापस जो हैं इनको मौका मिलता है निकलने का। तो इस वक्त जो जरूरत है वो इनको ये खुदा का वास्ता है कि हुकूमत सीरियस हो जाए। देखिए मरी का वाकया हो जो कि प्योर ना अहली का वाकया है, ना अहली की वजह से वहां पे जाने गई और 22 से कई ज्यादा गई जो हुकूमत 22 जो है वो गिनवाती है, प्योर ना अहली। करप्शन हो, पॉलिटिकल सीरियसनेस इस हुकूमत की नहीं है, क्योंकि ये 3 सालों में कोई कारकर्दगी दिखा नहीं सके। लोग गुर्बत से मर गए, कोई मुफलिसी से मर गया, कोई बेरोजगारी से मर रहा है। उसकी वजह से ये अपनी सारी इनका फोकस जो है वो ये इनकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पे है। ये जब तक उस जो इनके सर पे इनके जो असाब पे सवार है शरीफ खानदान, जब तक ये उसको उतार के लोगों के लिए आगे काम करना नहीं शुरू करेंगे, हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता मजीद जो है वो बदतर होता जाएगा। और इस मुल्क में इतनी कैपेसिटी अब नहीं है कि ये इनकी नाहलियों को और करप्शन को और इस तरह की ये जो अजीब किस्म का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, इसको बर्दाश्त कर सके। तो ये सब तमाम चीजें जब तक ये सीरियसली फिक्स करने के ऊपर नहीं आएंगे तब तक हमारा भी अल्लाह ही हाफिज है और इनका भी। ठीक है, मैं जरा शौकत बसरा साहब आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो मुबैना दहशतगर्द है उसकी शनाख्त हो गई है लाहौर अनारकली धमाके वाले में, और बताया जा रहा है कि धमाका मवादी बैग में रखा गया था और एक बैग रखा गया था जिसके 4 मिनट बाद जो है वो बम धमाका हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीमों की रिपोर्ट ये आ रही है अभी, तो मैं इस पे भी आपसे भी जवाब लेती हूँ, मजीद भी इसके इस वाले मामले पे हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि फिर जो नेक्स्ट उस पर भी जाना है। जो बजट के हवाले से जो समरात आने शुरू हो गए हैं और आज 150 से ज़ायद अशिया खुर्दनोश की जो है वो महंगाई में मजीद इजाफा उनमें हो गया और आसमान को छू रही है उनकी कीमतों, उसमें भी मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए जी जाना है, कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून।
आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं जा रही हूँ शौकत बसरा साहब की तरफ, क्योंकि शौकत बसरा साहब से मैंने जवाब लेना था। शौकत बसरा साहब, मैं बता के गई आपको कि जो इस वक्त इत्तलात मौसूल हो रही हैं इस मुबैना दहशतगर्दी के जो धमाका है उसके हवाले से, तो ये आप इसके ऊपर अब क्या कहेंगे? जिस तरह से ऑपोजिशन भी कह रही है कि जाहिर सी बात है आप लोगों को मैनेज तो करना चाहिए था। आपको नहीं लगता, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि वज़ीर दाखिला साहब उतनी ज़्यादा संजीदा लगते नहीं है इस सारे मामले में जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं? शौकत बसरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, शौकत बसरा साहब से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। इन मीन वाइल मैं ज़रा सेंटर साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। सेंटर महमूदीन शौकीन साहब, ये तो चले बम धमाके का मामला हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिनी बजट के हवाले से आप लोग कहते रहे सारी चीज़ें सेनेट में भी होती रहीं, और जिस तरह से कौमी असम्बली के फ्लोर पर जिस तरह से पास हुआ है मिनी बजट उस दिन रात को 12 बजे, वो भी पूरी कौम ने देखा। और उस पर डायरेक्टली बार बार शौकत तरीन साहब का ये कहना था कि जी इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आवाम पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आज 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, और ये वो 150 से ज्यादा अशिया की मैं बात कर रही हूँ, घी, तेल, चावल, जो कि रोज के इस्तेमाल करने की किचन की चीजें हैं एक आम आदमी के। तो अब इससे हुकूमत क्या मैसेज दे रही है? क्योंकि ये चीज जो इस वक्त हम सामने देख रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा अगेन बहुत ही ज्यादा कंसर्नफुल भी है। दूसरा, फिर ये तो इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं और एक महंगाई का सुनामी है जो कि हम देख रहे हैं कि आ रहा है। देखें, इस हुकूमत ने जो है मईशत को जिस तरह से लिया है ये आपके सामने है कि इस 3.5 साल में इनके 3 से ज़्यादा जो है वज़ीर तब्दील हो गए, 6 से ज़्यादा जो है वफाकी जो है सेक्रेटरीज तब्दील हो गए, 6-7 से ज़्यादा FBR के चेयरमैन तब्दील हो गए। और आपको मैं थोड़ा सा माजी में लेकर जाऊंगा। 1 अप्रैल 2021 को पिछले साल ही जो है मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब ने जो है टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा था कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी, वो कह रहे थे कि जी उन्होंने डीवैल्यू करके जो है मतलब ये कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है। ये मुल्क हमारा जो है वो इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है कि हम जो है एक्सपोर्ट तो 25 अरब डॉलर करते हैं और इम्पोर्ट हमको 75 अरब डॉलर करते हैं। तो डीवैल्यूएशन तो उन जगहों पर होती है जहां आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज करनी हो या एक्सपोर्ट को जो है सपोर्ट करना हो, लेकिन यहाँ उल्टा किया गया जो है ना, तो जिसकी वजह से मुल्क के ऊपर जो है कर्जे बढ़ गए आपके, और महंगाई जो है मतलब ये कि जाहिर है कि जब आप इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं तो आपका इम्पोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ गया। जो वो बजट भी जो है फिर उसके बाद ये आ गए और उन्होंने जो है बजट बनाया, उस बजट में जो है 700 अरब रुपए के जो है नए टैक्सेस लगाए। उसके बाद जो है जब ये मिनी बजट आया है जिसको बाज़ाहिर ये कहा गया है कि जी हम 373 अरब रुपए के टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि हम जो है टैक्स की एग्जेम्पशंस वापस ले रहे हैं, जिसमें जो है वो अद्वियात, मशीनरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है। अगर आप मशीनरी पर जो है सेल्स टैक्स की जो है सहूलत वापस लेंगे तो नई मुल्क में मशीनरी नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा, टैक्स जो है आपका ज़्यादा कलेक्ट नहीं होगा। दवाओं पर अगर आप सेल टैक्स जो है वो लगाएंगे तो जाहिर है कि सेल टैक्स का रिफ़ंड जो है वो ही कहते हैं कि जी हम इनको एक नेटवर्क में लाना चाहते हैं। दवाइयाँ कितनी जो है वो ज़रूरी अशिया है, उस पर से जो है एग्जम्पशन जो है ख़त्म कर दी गई, जिसकी वजह से दवाएं भी महंगी होंगी। और जब आप जो है मतलब ये कि पेट्रोल जो है मतलब ये कि तारीख़ की बुलंद तरीन जो है ना उस पर आज रात को जो है वो पहुँच रहा है, तो ये इस तरह जो है महंगाई का सुनामी आना था, एक्सपेक्टेड था ये कि मिनी बजट में इन्होंने 700-800 जो है अरब रुपए के नए टैक्स जो है बाज़ाहिर ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम्शन वापस लिए हैं वो नए टैक्स हैं। और इसी तरह अगले बजट में जो इससे पहले प्रीवियस बजट जो इसी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने उसमें भी नए टैक्स लगाए। तो जब आप लोगों पर जो है नए टैक्स लगा रहे हैं, खाने पीने की अशिया पर टैक्स लगा रहे हैं, बच्चों के दूध पर टैक्स लगा रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जब पेट्रोल महंगा होगा तो ये
तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप मशीनरी की जो है इंपोर्ट पर टैक्स लगा रहे हैं, तो जिससे नई मशीनरी नहीं आएगी, जिससे तो ये सब जो है ना वो एक्सपेक्टेड थी। हम तो चिल्लाते रहे, लेकिन चूंकि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं थी, और जिस तरह इन्होंने जो है रात की तारीखी में जो है मार के और जो है वो अपने इत्तेहादियों को पता नहीं किस तरह की इन्होंने लालचें देकर उन्हें किस तरह अपने साथ मिलाया। हम तो ये समझ रहे थे कि ये जो है मतलब ये कि ऐसा एक जो है ना बजट है जो कि आवाम का जो है को बहुत मुतासिर करेगा, जो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा बेचारी एक परेशानी में और जो है वो महंगाई में पिसी हुई है। ये शायद जो है इस मरतबा जो है इनका साथ नहीं देंगे और बहुत सारे, लेकिन बहरहाल जो है मतलब ये कि कहाँ से बजट पास होते हैं ये सब आपको पता है। ये पास करा लिया गया, ये इसका इम्पैक्ट है। अभी तो देखिए कि और भी इससे ज़्यादा जो है ना, चूँकि ये सेनेट में नहीं आता, जो है ना जब कौमी असम्बली पास कर देती है तो ये सेनेट में नहीं आया हमारे पास। अगर होते लेकिन तो अभी आएगा नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कौमी जो है बजट जो है वो सिर्फ कौमी असम्बली से पास होते हैं, सेनेट में नहीं आते। इसके मैं सिर्फ इस हवाले से बात ही करी मिनी बजट के हाल से। मेरे कहने का मकसद ये कि जो अब स्टेट बैंक के हवाले से जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए, और वो सारी चीजें जो अभी सेनेट में आपके पास आएंगी, वहां पे उस हवाले से जो कंसर्न है, खासतौर पे जैसे कल शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक रात को भी उस हवाले से प्रोग्राम रखा हुआ था ट्विटर पे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी, और दे आर वेरी कंसर्नफुल अबाउट इट कि जी जो गवर्नर स्टेट बैंक का के हवाले से और IMF को जिस तरह से हम सारी चीजें हैंड ओवर कर रहे हैं वन बाय वन, और उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। उसमें भी आप नून लीग के साथ खड़े हुए हैं, सेनेट में आप लोग कोशिश करेंगे? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल, सेनेट में आपके पास नंबर बिल्कुल तकरीबन ज्यादा ही है। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि हम जो है अपने एक मुल्क का जो है इदारा जो है स्टेट बैंक, जो कि पार्लियामेंट और पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह होना चाहिए, उसको हम IMF के सामने जवाबदेह बना रहे हैं। और IMF उसके सारे जो है वो डिसीशन करेगा, डिप्टी गवर्नर्स का वो तकर्रुर करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर जो है स्टेट बैंक से जो है पाकिस्तानी हुकूमत किसी वजह से अपनी इमरजेंसी की वजह से बारोइंग नहीं कर सकती, उस पर पाबंदी होगी, तो वो कमर्शियल बैंकों के पास जाएगी। जब कमर्शियल बैंकों से वो बारोइंग कर लेगी तो मुल्क की इंडस्ट्री और ताजिरों को कौन जो है ना फिर फाइनेंस करेगा? तो इस तरह ये एक मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। अब जब ये इतना अच्छा ही अगर ये था कि जो है इसको आज़ाद किया जाए स्टेट बैंक को, तो माजी की हुकूमतों ने क्यों नहीं किया? और इस तरीके से जो है IMF से, अब IMF की जो खातून बैठी हैं उनका ताल्लुक किस मुल्क से, ये भी आपको पता है, और IMF को कौन कंट्रोल करता है ये भी आप सबको पता है। तो हम किस तरह इससे जो है एक खैर की उम्मीद रख सकते हैं? यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है हमारी सलामती के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ख़तरनाक हम जो है वो चीज़ करने जा रहे हैं। हमें इसको रोकना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हम रोकेंगे, और हम अपने जो है PTI के दोस्तों को भी कहेंगे कि ये मुल्क की सलामती की बात है। ये एक आम बात नहीं है कि हम मुल्क के सबसे अपने बैंक को जिसको कायदे आज़म ने कहा था कि ये जो है आज़ाद होगा, और इस तरह जो है ना उस बैंक को जो है हम IMF के हवाले करने जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत फैसला होगा। ये बहुत गलत फैसला होगा। शौकत मिश्रा साहब, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? शौकत मिश्रा साहब, आप हमें सुन रहे हैं? चलिए, मैं शौकत मिश्रा साहब से हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं शिजा की तरफ चले जाती हूँ। शिजा, जो अभी हम देख रहे हैं खासतौर पे महंगाई का एक सुनामी फिर से आ गया मिनी बजट के उसमें, और डेफिनेट सी बात है 150 से ज्यादा अशिया खुर्दनोश की चीजें जो कि आज डायरेक्टली अप हो गई है बहुत ज्यादा। प्लस एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब ये कीमतें बढ़ेंगी तो साथ ही इन्फ्लेशन के डिजिट्स भी आगे जाएंगे, वो कम नहीं होंगे। सो आपको लगता है कि हुकूमत फिर यहाँ पे झूठ बोल के एक और बजट पास करा गई है? शिजा, आप सुन रही हैं मुझे? आपकी आवाज कट गई थी। जी शिजा, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे। मेरा सवाल आपने सुना था या मैं दोहरा दूं आपको? अच्छा, मैं यही पूछ रही हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 150 से ज्यादा अशिया खुर्दनोश की चीजें अब बढ़ गई हैं मिनी बजट के नतीजे में, और आज आसमान को छू रही हैं जो कीमतें, तो उसके बाद आपको लगता है कि हुकूमत एक और मिनी बजट पास करा के जो है वो इन्फ्लेशन का एक सुनामी लेकर आ गई है आगे? जी बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और ये इसको जितना मर्जी घुमा के बात करना चाहें, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आज जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो 13 तारीख की या 6 तारीख की जो वीकली सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आती है, जिसमें सिर्फ उन अशिया की महंगाई की बात होती है जो हर घराना
यकीनन इस्तेमाल करता है। तो ये जो है ये ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है कि हर घर, चाहे वो किसी भी सोशल स्ट्रेटा, इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, गरीब हो अमीर हो, वो ये चीज अशिया जरूर इस्तेमाल करते हैं। इसमें खाने पीने की होती हैं, कोई कपड़े धोने के मामलात, ये बेसिक चीजें होती हैं सारे। तो अगर आप वो देखें तो पिछली हफ्ते तकरीबन ये इस साल अभी तक 20% के ऊपर जो है वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो चल रही है एवरेज, जिसका मतलब है कि पिछले साल ये तमाम अशिया, अगर एक घर का सौदा जो है वो 100 रुपए का आता था तो आज वो 120 रुपए का आता है। और अगर आप इसको कंपाउंड करते जाएं जब से ये आए हैं और डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, तो जो एक आम घर का सौदा है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो तकरीबन जो है वो अब तक 100% से ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ एक साल के अंदर, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि बिजली का जो बिल है, सबसे जो गरीब तबका है जिसकी तनख्वाह 17,000 से कम होती है, उसके लिए तकरीबन 85% एक साल में बिजली का बिल बढ़ा है। जो LPG है वो तक 50% से ज्यादा एक साल में बढ़ी है, पिछले जनवरी से इस जनवरी तक। जो घी है किसी भी किस्म का, वो 50 से 55% जो है वो खाना पकाने का घी बढ़ गया है। तो मतलब ये बेसिक चीजें हैं। मतलब पेट्रोल की तो हम चलिए बात ही नहीं करते। ये बेसिक चीजें जो हैं मतलब इतनी महंगी हो गई हैं कि हम एक मुहावरतन कहा करते थे कि लोग 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती, अब हम कहते हैं कि लोगों के पास 1 वक्त की खाना भी खाने को नहीं है। लोग भूखे जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं अपनी फैमिलियों को, खुदा ना खास्ता जो है बच्चों को आप देख रहे हैं पिछले चंद महीनों में कितनी खबरें आई हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को जो है वो इस तरह शहीद करके गुर्बत के हाथों, मुफलिसी के हाथों जो है वो ये काम करने पे लोग मजबूर हो गए हैं। मगर ये लोग जो हैं, वही मेरी बात है कि इनकी कोई संजीदगी नहीं है। करप्शन इस तरफ से करप्शन कराते हैं, उस तरफ से जो है वो पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री खोली हुई है, जिसने जो प्लॉट खरीदना है, जमीन खरीदनी है, खरीदे, हम सोर्स नहीं पूछेंगे। ये एनआरओ करते थे। सबसे बड़ा एनआरओ जो है, इन्होंने अपने तमाम माफियाज को, अपने तमाम जितने इनके सहूलतकार हैं, जितने इनके इन्वेस्टर्स हैं जो इनकी पार्टी में थे, उन सबको अरबोंपति 3 सालों के अंदर कर दिया है। चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो। हम इस मुल्क को जो है वो एक खास तौर पे आटे चीनी में हम एक्सपोर्ट करता हुआ छोड़ के गए थे, आज हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं वो तमाम चीजें, और फिर भी उसकी कीमत जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। तो ये तमाम चीजें जो है ये गरीब आदमी के मसाइल हैं। और ये जो मिनी बजट है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये जब 2021 जून में बजट लाए थे तो इन्होंने सफेद झूठ बोले थे, इनके वजीर खजाना से लेके इनके वजीर आजम तक, कि ये अच्छा बजट है, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन बजट है। जो बेहतरीन बजट होते हैं उनको हर 3 महीने बाद मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ती। और आज ये जो इन्होंने बजट के बाद जो है जिस तरह टैक्स लगाए हैं, जिस तरह कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ाई है, जो डिवैल्यूएशन का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत है। आज की खबर है कि विद होल्डिंग टैक्स लगने की वजह से डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा। आप अंदाजा लगाएं हमारा इंपोर्ट बिल किधर जाएगा, हमारी तेल की कीमत किधर जाएगी, हमारी ये जितनी भी अशिया जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कहां से कहां पहुंच जाएंगी। ट्रेड डेफिसिट जो है वो पिछले साल से आज तक जो है वो 100% बढ़ चुका है। तो मतलब आप कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लें, गरीब आदमी क्या, इस वक्त जो है वो अमीर आदमी भी जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरे हालात में है, सवाए इनके इर्द गिर्द बैठे हुए चंद लोगों के जिनको ये मुसलसल जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, इस पे ये मामला तो है बिल्कुल कि डॉलर जो है वो 200 पे जाने की बात हो रही है। दूसरा शिजा, एक चीज और भी क्विकली मुझे बता दीगा, अब जो स्टेट बैंक के हवाले से, के गवर्नर के हवाले से और जो अमेंडमेंट्स लाई गई है मिनी बजट के साथ साथ, जो आप लोग को रिजर्वेशंस हैं उसके ऊपर अब सेनेट में कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि रात को भी बहुत ज्यादा मैं देख रही थी उसके ऊपर बात हो रही है और वैसे भी बहुत ज्यादा कंसर्नफुल है आप लोग। और कहा यह भी जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने, शायद खान अब्बास साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम आके इन सबको वापस रिवोक कर देंगे। तो ये जो अब सेनेट में जाएगा मामला, तो वहां क्या स्ट्रेटेजी कोई बनाई जा रही है अपोजिशन के साथ मिलकर उसको रोकने की? देखिए, बात यह है कि स्टेट बैंक के बिल को समझने की बात है। मुख्तसर बात यह है कि इस वक्त स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसको आपने एक ऑल्टरनेट वजीर आजम बना दिया है। वो किसी को जवाबदेह नहीं होगा, मुल्क में महंगाई वो सेट करेगा, मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी उसके पास होगी। वो कोई लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं होता। वो जिस मुल्क को चाहे वो आपके स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स जो है डेटा प्रोवाइड कर सकता है। दुनिया के अंदर इकोनॉमिक प्राइवेसी इतनी बड़ी चीज है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक इदारा दूसरे इदारे से शेयर नहीं करता।
ये चीजें। और आपने स्टेट बैंक के गवर्नर को ये हक दे दिया है कि वो पाकिस्तान की जितनी फाइनेंसेस हैं, और उसके अंदर हमारे सिक्योरिटी इदारों के फाइनेंसेस भी आते हैं, वो दुनिया में जिस मर्जी के साथ शेयर करें। देखें, ये हमारी नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है, और यकीनन इंशाल्लाह हम आएंगे तो उसको रिवर्स करेंगे। मगर अब तक आज जो हम कर सकते हैं वो नंबर्स की गेम होती है, बिल पास कराना। हुकूमत के बिल जो हैं वो यूजुअली फेल नहीं होते जब तक उनके इत्तेहादी साथ खड़े हैं, और ये इत्तेहादी जिन्होंने इसको वोट दिया, ये तमाम लोग इस जुर्म के अंदर जो हैं वो इसके शरीक हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, देखें कम से कम इतना ये कर सकते थे, ये जुल्म इन्होंने मुल्क पे किया था, ये इतना कर सकते थे कि हाउस में डिबेट करा लेते ताकि बातें सामने आ जाती, शायद इनको कुछ अच्छी तजावीज मिल जाती। मगर ये क्यों नहीं कर पाए? देखें, ये भी आपको रिदा समझने की जरूरत है। एक दिन ये अपने लोग इकट्ठे कर सकते हैं, जिस तरह बकरियां इकट्ठे करके लोग जो है वो इकट्ठी करते हैं ना, उस तरह एक दिन इन्होंने अपने मेंबर्स को ये इकट्ठा करते हैं मुश्किल से। वो भी वजीर आजम सुबह फजर पे आके असेंबली बैठता है, दोपहर तक उसके बंदे नहीं पूरे हो रहे थे, कहाँ कहाँ से ये फोन करवाते हैं, फिर ये एक दिन बंदे इकट्ठे करते हैं और उस दिन ये 15-20 बिल पास करा लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो इनके बंदे ही नहीं आते, कोरम ही पूरा नहीं होता, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई इनकी लीडरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। ठीक है, शौकत बसरा साहब की तरफ जाऊंगी। जी जी समझिए, मैं शहजाद आपकी बात, आपका व्यू पॉइंट आ गया। शौकत बसरा साहब, आपसे बार बार हम कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो आपसे बार बार कॉल जो वो डिस्कनेक्ट हो रही थी आपकी तरफ से। शौकत बसरा साहब, अब जाहिर सी बात है महंगाई का एक सुनामी आ चुका है। आप लोगों ने कहा था, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जी डायरेक्टली जो टैक्सेस लग रहे हैं उनका इम्पैक्ट अवाम पे नहीं आएगा, लेकिन अब आज 150 से ज्यादा अशिया खुर्दनोश आसमान को पहुंच गई, डबल हो गई कीमतें। कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन पहली बात तो ये है, जो महंगाई वाला इशू है इसमें कतई दो राय नहीं है। हुकूमत के लिए मुश्किल हालात हैं, हम हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। और मैं फिर आपको कहा था कि हुकूमत का जो, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपने आवाम को फैसिलिटेट करना होता है, आवाम को सहूलियात पहुंचानी होती हैं। कभी भी ये, और हुकूमत के लिए भी आप क्या समझती हैं कि ये कोई आइडियल पोजीशन है, ये आइडियल हालात हैं कि आवाम परेशानी में हो, महंगाई हो और हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल हो? बिल्कुल नहीं है। अगर यही रीजन है कि अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमने, जाहिर है सियासी हुकूमत है, 5 साल बाद हमने के पास जाना है, और ये जो महंगाई है खास तौर पे ये गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार और सैलरी वाला आदमी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और कल हमने उनके पास जाने हैं और उनको आपका अपना कहना है जी हम 5 साल हुकूमत करके आए हैं, हमें वोट में, और अगर महंगाई की ये सूरत रहती है तो हमारे लिए मुश्किल हालात हैं, हमारे लिए चैलेंजेस हैं, बिल्कुल कोई फ्रंट बट नहीं। मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूँ, साउथ पंजाब का एक पसमानदा जिला बहावलनगर हरुणाबाद छोटाबाद की तहसील का रहने वाला हूँ। मुझे जब गली मोहल्ले से ये आवाज आएगी कि हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें बेहतर है, तो बिल्कुल मैं आपको उस पर एडमिट करूंगा। लेकिन एक बात, जब ये अपोजिशन जो है ना, ये मगरमच्छ के आंसू बहाती है और ये गुड गवर्नेंस का भाषण देते हैं, तो मुझे हमारा वो जो ना, यकीन माने इतना सीरियस इश्यू होता है उस पर आता निकल जाता है। अभी शीजा ख्वाजा मेरी बहन है, अगर तो मुझे पता चलता कि ये भी गरीब हो गई हैं, 70 साल जो लोग आमिर रहे यहाँ पर, या जिन्होंने ये 4-4 पार्टियां बारियां ली पार्टियों ने, मैं भी उनका हिस्सा रहा, अगर तो ये भी गरीब हो जाए, इनके लिए भी मुश्किल हालात आ जाए, इनके लिए भी 2 वक्त की रोटी इनको मुहैया ना हो, यहाँ तो हालात और हैं। यहाँ पर तो जो गरीब आवाम आज गरीब हुई है, उनका तो कारण यही लोग हैं जो यहाँ पे इख्तिदार में रहे हैं। खुद तो ये अरबपति और खरबपति हो गया और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं आवाम के लिए। हमें बड़ा दुख है, हम बड़े परेशान हैं, हमें गरीब आवाम का बड़ा दुख है। तो भाई अगर गरीब आवाम का दुख है तो ये जो पैसे, जो टीटियां हैं, गोले वाला, पापड़ वाला, फलां वाला, तो दे देना, आवाम में तकसीम कर दें। आप रायवंड की इतनी बड़ी स्टेट लेके बैठे हुए हैं, कहीं आ जाए, हम आपकी वजह से वजीर आजम रहे, वजीर आला रहे, शीरा ख्वाजा उठे ना, अपनी तनख्वाह में ज्यादा तनख्वाह लोगों को बांटनी शुरू कर दें। बात ये नहीं है, ये जो ना, हम जो गिमिक्स करते हैं, हम जो गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। शौकत बसरा साहब, कता कलामी माफी, एक हुकूमत तो आपके पास है ना, इख्तिदार में तो आप है, ये टीटीज और ये सारी चीजें या पैसा लाना, ये सब कुछ तो आपने नहीं कहा था कि हमने करना है। हाँ। ये बात रिजा, मैं अब इसी पे आ रहा था। जी जी, मैं तो सिर्फ इनको एक्सपोज कर रहा था कि जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, अगर इतना इनको होता, देखे ना, तहरीक इंसाफ तो 3.5 साल की हुकूमत है, हम तो 70 साल में हमारा कोई हिस्सा नहीं इस मुल्क के अंदर, ना इमरान खान कभी वजीर आजम रहा, ना उसने 4-4 बारियां ली,
ना हम डिसीजन मेकिंग थे, ना हमने तमाम इदारे तबाह बर्बाद किए हैं। उन्होंने नहीं किए, लेकिन जो राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, जो इस वक्त गुजरा बन के बैठे हुए, वो सारे कहाँ से आए? मेरी गुजारिश सुन ले। हाँ। वो 90% हमारे अपने लोग हैं, 10% जाहिर है डिफरेंट पार्टियों से भी आए होंगे। गिनवाना शुरू कर दूं शौकत अरशद साहब, गिनवाना शुरू कर दूं? मेरी एक बात सुन, नहीं गिनवा सकेंगी आप, 10% ज्यादा लोग नहीं गिनवा सकेंगी। ये हर पार्टी में साहब कहाँ से आए हैं? मैंने 10% लफ्ज बोला है, 10% आपकी गिनती। हाँ। रिदा आपकी गिनती 10% के बाद खत्म हो जाएगी, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश सुन ले आप, गुजारिश सुन ले। हाँ। मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अच्छे बुरे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हमारे लीडर ने 0 टॉलरेंस है अगेंस्ट करप्शन गवर्नेंस के हवाले से, और उसके बाद आप देख ले कि महंगाई के इशू को टेकअप हर मीटिंग में, वो हेल्थ कार्ड हो, वो एहसास प्रोग्राम हो, वो कामयाब नौजवान प्रोग्राम हो, वो डायरेक्ट सब्सिडाइज करना हो, उसके ऊपर दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन उसके असरात जितने पहुंचने चाहिए अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन की फील्ड अच्छी जा रही है, हमारा किसान खुशहाल है। दूसरा साइड ये है कि कोई यूरिया खाद की परेशानी आई है, लेकिन जो कीमतें किसान को मिली है, मैं भी छोटा मोटी जिम्मेदारियां करता हूँ, इतनी किसान को कभी जिंदगी में कीमतें नहीं मिली थी। अब इशू क्या है कि अब हमने लोगों को रिलीफ देना है। ये कोविड के मसाइल आ गए, दूसरे इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से हम मसाइल में रहे, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको बात पार्टी तो कह रही है कि सबसे ज्यादा किसान का लॉस हुआ है, ट्रैक्टर रैली, किसान रैली, तो वो मजदूर रैली सारी वही निकाल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं वो जो। शीजा मेरी बहन है, शीजा ने अगर जिम्मेदारा किया होता या जिम्मेदारों के मसाइल का पता होता। पीपल्स पार्टी कह रही है, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, जब भी तो वो निकाल रहे ट्रैक्टर रैली, मजदूर रैली, ये सारी चीजें निकालना शुरू कर रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी मेरी जमात रही है, मैं सारी अंदर दी गल्लां जानना, तो मोड़ी जान इस गल तो चंगी गल है। गुजारिश ये है, बड़ा दुख है इनको, बड़ा दुख है इनको। पूछे अगर इतना दुख है, आप मुसलसल 15 साल तो आपको हो गए सिंध में, वहां तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहां पर तो हर तरफ रावी चैन ही चैन लिख रहा है, वहां पे तो किसान खुशहाल ही खुशहाल है। अब तो ये सारे 18वीं तरमीम के बाद सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात। मैंने वाइंड अप की तरफ भी जाना है, लेकिन 53 हो गए, जल्दी जी। आखिरी बात हमें इन तमाम बातों इनको ये मगरमच्छ के कंद का मासूम ना पाए, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा है कि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए महंगाई। हमने इसे कंट्रोल करना है। हमने अपने होम ग्राउंड केपी के अंदर, दैट इज वन ऑफ द रीजन जो महंगाई जिसकी वजह से हमारा वोट बैंक नीचे गया है, हमने इसको ऊपर लेकर आना है, महंगाई कम करनी है। लेकिन जेड़े बैठे ने ना दोवें तीन पार्टियां वाले बंदे, इन्हां को माल असी कढ़ाना है, जो मर्जी कर ले। अच्छा चले, मैं जरा शजा से ले लूं, वो कह रही है, मैं फिर बिल्कुल इमामुद्दीन चौकी साहब की तरफ भी आ रही हूँ। 30 सेकंड्स है शजा, बस वाइंड अप कर दें। बात सुने, मैं तो आपको चैलेंज से कहती हूँ, मेरी एसेट डिक्लेरेशन निकाल लें 2019 से 2022 में देख लें, और यकीनन उसमें कमी आई है। मैं आपको यही बता रही हूँ, इनकी जो सेंस ऑफ इकोनॉमी है वो ये है कि 4 खानदानों से पैसे ले लेंगे तो दुनिया ठीक हो जाएगी। इनकी सेंस ऑफ इकोनॉमी ये है कि पार्लियामेंटेरियन हूं मैं, अगर मेरी एसेट जो हैं उसके ऊपर ये इकोनॉमी को जज करते हैं, ये तो इनकी सेंस है। मतलब इस ऐसे लोगों से तो इकोनॉमिक डिस्कशन आप करते ही क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आती। बात ये है कि इन्होंने ये जो पाइप नलके खोले में करप्शन के, ये अपने लोगों से क्यों नहीं निकलवाते जो या इस वक्त बिलबोर्ड लगे हाईवेज के ऊपर, टैक्स बचाएं, ब्लैक मनी को वाइट करें, हमारी जमीनें खरीदें। क्योंकि इन्होंने ये जितनी हैं ये सोसाइटियां, इनके अंदर जाहिर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर इनका बढ़ेगा। इतना बड़ा एनआरओ दिया हुआ है, इतना मतलब जो वो प्ली बार्गेन होती है ना, उसमें भी बंदे को जुर्म अपना जो है वो कबूल करना पड़ता है। ये तो प्ली बार्गेन से भी आ गया है। उधर से करप्शन कर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, इधर से जमीनें अपनी खरीद रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के अंदर लगा रहे हैं। तो शौकत बसरा साहब जो हैं वो जितनी मर्जी नकलें उतार लें, जितनी मर्जी अपने हवास के ऊपर शरीफ फैमिली को जो है वो चढ़ा के रखें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। जितनी मस्खरियां, जितना जो करना करें, लेकिन लोगों के लिए काम करें। हमारी हाथ जोड़ के, मेरी एसेट डिक्लेरेशन 3 साल की पब्लिक है, जाके देख लें। हल्फन कहती हूँ 2019 से आज तक जो है मेरे एसेट्स जो है वो कम हुए हैं। ये इस मुल्क में महंगाई का आलम है। शौकत बसरा साहब मेरे भाई हैं, मुझे उनके लिए बड़ा एहतराम है, पीपुल्स पार्टी में ये रहे हैं। भुट्टो साहब की खिदमात इस मुल्क के लिए जो है क्या कुछ है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने दौर में क्या किया, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारा तो एतराज़ ये कि 3.5 साल से ये एक ही राग अलाप रहे हैं कि जी साबका हुकूमतें, साबका हुकूमतें। आप तो तब्दीली के नाम पर आए थे ना, आपने लोगों को आपको लोगों ने वोट दे दिया, आप आ गए हैं। आप अपनी कारकर्दगी बताएं ना कि 3.5 साल में आपने क्या किया है। आप दूसरों पर जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी उनकी वजह से क्या, आपने नहीं कहा था कि हमें तमाम मसाइल का पता है, हम 100 दिन में इस मुल्क में एक तब्दीली ले आएंगे। क्या जो है इनके एक वजीर ने नहीं कहा था कि 200 अरब डॉलर पड़े हम बाहर से लाएंगे, 100 अरब IMF को दे देंगे और 100 अरब जो है डेवलपमेंट। जब इनको इनको ये पता ही नहीं था कि मुल्क किस तरह चलेगा, तो इस पुराने पाकिस्तान को जो है जो चल रहा था उसका खाना खराब करके नए पाकिस्तान का नारा लगाया। हम तो ये कह रहे हैं कि 3.5 साल में इनसे कोई पूछे। जहां तक ये बात करते हैं कि जी करप्शन हमारे, ये तो जब पता चलेगा ना, जब इनकी हुकूमतें खत्म होंगी, जो इस वक्त नैब और जो FIA अपोजिशन के ऊपर जो है वो सारी कार्रवाइयां उनकी हो रही हैं, वो जब जो है ये हुकूमत से उतरेंगे तो इनको जो है ना आटे दाल का भाव पता चलेगा। पेश करें, माजी की हुकूमतों को ना धुतकारें बार बार। बहुत शुक्रिया सेंटर मामुद्दीन शौकीन साहब आपका, शौकत मिश्रा साहब आपका, शज़ा फातिमा ख्वाजा साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।